हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इग्नाइट क्लासेस में। आज हमारा जो वीडियो होने वाला है वो एक विशेष टॉपिक के ऊपर है, एक खास चीज के ऊपर है। आज ये वीडियो डेडिकेटेड है सीबीएसई बोर्ड 2026 के बच्चों के लिए जो कि क्लास 11 से अभी 12th में जाने वाले हैं। देखिए, क्लास 12th में आपको क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस लेवल का पढ़ना है, ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर आप ये चाहते हैं कि क्लास 12 बोर्ड में आपके अच्छे नंबर आए। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ केमिस्ट्री के लिए सिलेबस डिस्कशन, एग्जाम पैटर्न, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, केमिस्ट्री की बात की जाए तो लोगों को ना केमिस्ट्री में काफी तकलीफ होती है, काफी डरते हैं लोग केमिस्ट्री से, बोलते हैं कि केमिस्ट्री क्या है, हार्ड है, मुश्किल है। पर सच्चाई ये है कि जितने सब्जेक्ट्स हैं ना आपके, जितने आपके सब्जेक्ट्स हैं ना, देखिए बोर्ड में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। बोर्ड में एक तो आपको पढ़ना पड़ता है क्या, लैंग्वेज, जो कि इंग्लिश होता है आपका आमतौर पे। दूसरा आप पढ़ते हो फिजिक्स। तीसरा आप पढ़ते हो केमिस्ट्री। चौथा आप पढ़ते हो मैथ्स। और पांचवा एक आपका ऑप्शनल होता है। ठीक है। ठीक है, मैथ्स के अलावा मैं बायो भी लिख देता हूँ, वरना बायो वाले बोलेंगे कि सर हमें क्यों छोड़ दिया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में या बायो में जो सबसे इजी होता है ना भाई, वो केमिस्ट्री होता है। और बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग होता है केमिस्ट्री, आपको ये बात माननी पड़ेगी। अगर आपने ठीक तरीके से पढ़ा है ना, सिंपल ऊपर ऊपर भी बढ़िया से आपके पास मतलब कंसेप्ट है, तो केमिस्ट्री आपके लिए सबसे इजी है। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायो में। ठीक है, बहुत ज्यादा स्कोरिंग भी होता है केमिस्ट्री। तो आपको तो ये पता ही होगा कि क्लास 12 का जो एग्जाम पैटर्न आपका रहने वाला है वो कैसा रहने वाला है। एग्जाम पैटर्न आपका रहने वाला है कि जो एग्जाम होता है वो आपका 100 मार्क्स का होता है, आप सभी जानते हैं। बोर्ड का जो एग्जाम है 2026 में, जो एग्जाम आप दोगे वो कितने मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का होगा। जिसमें से 70 मार्क्स क्या होंगे, आपके थ्योरी के होंगे, जो आप बैठकर लिखोगे वहां पे सेंटर पे। ठीक है, वो थ्योरी के एग्जाम मार्क्स होंगे। और प्रैक्टिकल आपका 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, जिसमें एक्सटर्नल आते हैं, आपसे कुछ सवाल किए करेंगे, आपसे प्रैक्टिकल फाइल मांगी जाएगी और फिर आप उसके लिए प्रिपेयर करके जाओगे, कुछ जवाब दोगे तो आपको 30 में ठीक ठाक मार्क्स मिल जाते हैं। जो स्कोरिंग है आपको, ये जो यहाँ पे आपको अपना यहाँ पे दिखाना होता है कि कितना आपने पढ़ा है, ये आप यहाँ पे जांच होगी आपकी। अब देखिए क्या है कि किसी भी सब्जेक्ट्स को पढ़ने से पहले, जैसे बोलते हैं ना कि अगर आपको युद्ध में जाना है तो, या जंग में जाना है तो सबसे पहले क्या करो, अपने दुश्मन को जान लो। तो यहाँ पे जो हमारा दुश्मन है, फिलहाल तो दुश्मन है, इसे दोस्त बनाना है पढ़कर केमिस्ट्री को। तो केमिस्ट्री को क्या करो, जान लो, केमिस्ट्री को समझ लो कि आपको बेसिकली पढ़ना क्या है क्लास 12 के सिलेबस में। ठीक है, आइए देखते हैं। तो जो आपका सिलेबस है केमिस्ट्री में, अगर आप देखोगे तो क्लास 12 में भी आपके दो बुक हैं, जैसे क्लास 11th में आपके दो बुक थे। लेकिन दोनों बुक्स को मिलाकर मेरे ख्याल से 15 से 16 चैप्टर हैं। लेकिन आपको उतना नहीं पढ़ना है, आपको महज कितने चैप्टर पढ़ने हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है इसमें 10 चैप्टर। ठीक है, आपको केवल कितने चैप्टर पढ़ने हैं, 10 चैप्टर पढ़ने हैं। बाकी 5 चैप्टर जैसे पॉलीमर्स वगैरह हैं, सॉलिड स्टेट है, ये सारे चैप्टर्स को क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है ना आपके सिलेबस से। तो देखिए, जो पहला चैप्टर आपको पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ना है, जिसमें सॉल्यूशन होमोजेनियस एक मिक्सचर होता है, आपको पता होगा। ठीक है, इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हेनरी लॉ है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इन सभी तमाम चीजों के बारे में आपको सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ना पड़ता है। दूसरा जो हमारा चैप्टर है वो क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा कह सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ती है आपको, डैनियल सेल के बारे में, सॉल्ट ब्रिज के बारे में, बैटरीज के बारे में आप पढ़ते हो, पोटेंशियल के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ते हो। फिर हमारा आता है तीसरा क्या, केमिकल काइनेटिक्स के बारे में आप पढ़ते हो कि रिएक्शन कितना तेज होगा, कितना स्लो होगा, कौन कौन से कैटलिस्ट हैं, कौन कौन से फैक्टर जो है उसको इफेक्ट करेंगे, कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन, ये तमाम चीजें पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स में। थोड़ा सा ये रिलेटेड किससे है, थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा ये रिलेटेड होता है। ठीक बात है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स। अच्छा, एक बात आपको पता होगी कि जो केमिस्ट्री होती है ना, जो केमिस्ट्री होती है, ठीक है, बेसिकली क्लास 11 12th में केमिस्ट्री को 3 हिस्सों में बांटा जाता है ना। और भी ब्रांचेस होते हैं केमिस्ट्री के, लेकिन बेसिकली क्लास 11 12th में आपको 3 हिस्सों में बांटा जाता है। एक होता है हमारा फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा होता है हमारा इनऑर्गेनिक, ठीक है, और जो हमारा तीसरा होता है वो होता है ऑर्गेनिक, जिससे बहुत ज्यादा आप लोग को खुन्नस भी है, नफरत भी है ना। पर ऐसा करना नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। बस आपने अगर सही तरीके से पढ़ाई किया तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, तो ये जो 3 चैप्टर है ना आपके, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स, ये आपके फिजिकल में आ जाते हैं, ये आपके फिजिकल केमिस्ट्री के पार्ट है। ठीक है, उसके बाद आपका है, आता है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। आपको पता है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, पीरियोडिक टेबल का जो बीच वाला एलिमेंट है वो डी एंड एफ डी ब्लॉक है, और नीचे में एफ ब्लॉक है, जिसमें लैंथेनॉइड्स, एक्टिनॉइड्स, कॉन्ट्रैक्शन वगैरह होते हैं, है ना। स्कैंडियम से लेकर जिंक तक वो सारे जो एलिमेंट्स वो कहाँ पाए जाते हैं, डी ब्लॉक में पाए जाते हैं। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी, ये सब तमाम चीजें हम कहाँ पढ़ेंगे, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारा आता है वो है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन भी करते हैं। तो ये चीज हम पढ़ेंगे। तो ये दोनों जो चैप्टर है ये किस में आ जाता है, आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाता है। किस में आता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। उसके बाद हमारा नंबर आता है किसका, नंबर आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसमें क्या है, पहला हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरेन्स, माफ करना, हमारा आ जाता है हेलो अल्केन्स
एंड हेलो अरेंज। हेलो अल्केन्स आपको पता है अल्केन में एक हेलोजन लगा हुआ है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो वो क्या बन जाता है, हेलो अल्केन्स बन जाता है ना। हेलो अल्केन्स और हेलो अरेंज में आपको देखो बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जितना भी तुम पढ़ोगे ना, भले ही तुम क्लास 11th में भी तुमने हाइड्रोकार्बन पढ़ा होगा, तो पढ़ना क्या होता है, कोई भी एक फंक्शनल ग्रुप पकड़ लो, ठीक है, कोई भी आपने एक फंक्शनल ग्रुप ले लिया, उस फंक्शनल ग्रुप में आपने क्या क्या पढ़ा, उसकी पहले तो आपने उसका पढ़ लिया क्या, नोमेनक्लेचर, ठीक है, आपने उसका क्या पढ़ लिया, नोमेनक्लेचर पढ़ लिया। फिर आपने क्या पढ़ लिया, उसका आइसोमेरिज्म पढ़ोगे, ठीक है। तीसरा आप उसका क्या पढ़ोगे, रेजोनेंस पढ़ोगे, ठीक है। चौथा क्या पढ़ोगे, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ोगे। पांचवा आप क्या पढ़ोगे, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ोगे। और कहीं कहीं आपको कुछ कुछ कंपाउंड्स के क्या पढ़ने पड़ जाएंगे, यूजेस पढ़ने पड़ जाएंगे। तो मोटे तौर पे जितना भी चैप्टर है ना आपका ऑर्गेनिक का, वो इसी के आसपास घूमता है। इतनी ही चीजों को आपको पढ़ना है, चाहे वो हेलो अल्केन्स हेलोअरीन हो, या फिर दूसरा फंक्शनल ग्रुप हमारा दूसरा चैप्टर में क्या है, अल्कोहल फिनॉल और ईथर हो, ठीक है। या फिर आप आ जाओ अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में आ जाओ, अमाइंस में आ जाओ, बायोमोलिक्यूल्स में आ जाओ। ये आपके टोटल 10 चैप्टर हैं, ठीक है ना, ऑर्गेनिक, ये माफ करना, केमिस्ट्री को मिलाकर। और जो ऑर्गेनिक के चैप्टर है वो कितने हो गए, 5 हो गए, हेलो अल्केन्स हेलोअरीन्स, अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस और फिर बायो मॉलिक्यूल्स। तो ये सब क्या है, फंक्शनल ग्रुप ही तो है। अल्कोहल क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। फिनॉल क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। ईथर, अल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस, और इसमें थोड़ा सा बायो मॉलिक्यूल्स में आपके ह्यूमन बॉडी में जो लिविंग बींग्स में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं, जैसे प्रोटीन्स वगैरह हो गए, ठीक है, इन सभी चीजों के बारे में, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, कैसा केमिकल रिएक्शन है, उन सभी चीजों के बारे में हम बायो मॉलिक्यूल्स में पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं ये आपको ये समझाना चाह रहा था कि जितना भी आप फंक्शनल, माफ करना, जो भी आप केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ोगे ना, आपको क्या पढ़ना है, सारे फंक्शनल ग्रुप्स के लिए ये तमाम चीजें पढ़नी है, ठीक है। उनका नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, रेजोनेंस, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और यूजेस। आप जब चैप्टर पढ़ोगे तो आप ये पाओगे, ठीक है। ये हमारा ऑर्गेनिक का चैप्टर है, ये भी ऑर्गेनिक का चैप्टर है, ये भी हमारा क्या है, ऑर्गेनिक का चैप्टर है। अमाइंस भी हमारा ऑर्गेनिक का चैप्टर है, और बायोमोलिक्यूल्स भी ऑर्गेनिक का चैप्टर है। तो आप देख पा रहे हो कि अच्छा खासा वेटेज है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है। तो फिजिकल केमिस्ट्री के कितने चैप्टर हो गए, 3 चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री के, ऑर्गेनिक के 2 हो गए, और इनऑर्गेनिक के 2 हो गए, और ऑर्गेनिक के 5 हो गए, ठीक है। तो टोटल 10 चैप्टर जो है इस बार आपको क्लास 12th में आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूछे जाने वाले हैं। आगे चलते हैं। अब देखिए सिलेबस की जब हमने बात कर ली है, तो बहुत जरूरी है आपको यह जानना कि एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा, कैसे कैसे आपके क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, सबसे पहले एक और चीज देख लेते हैं, चैप्टर वाइज वेटेज देख लेते हैं कि हर चैप्टर से आपको कितना पढ़ना होगा, कितना आपको उस पर जोर देना होगा, एक चैप्टर से आपसे कितने सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन का जो चैप्टर है, सॉल्यूशन से आपसे कितने सवाल रहेंगे, आपके सॉल्यूशन से आपके रहेंगे 7 नंबर के सवाल, ठीक है, 7 मार्क्स। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 9 मार्क्स के सवाल रहेंगे, 9 नंबर के, 9 मार्क्स के। केमिकल काइनेटिक्स से 7 मार्क्स के, ठीक है। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट से आपके 7 मार्क्स के। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से भी 7 मार्क्स के। हेलो एल्केन हेलो एल्केन से 6 नंबर के सवाल रहेंगे। और रिएक्शंस बड़ा पूछा जाता है, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस प्रिपरेशन जो होता है ना, वो बड़ा पूछा जाता है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप का। उसके बाद अल्डिहाइड की ये अल्कोहल फिनॉल ईथर से भी 6 मार्क्स के, अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड से भी 6 मार्क्स के, अमाइन से 6 मार्क्स के, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नंबर आता है वो आता है बायोमोलिक्यूल्स का। और बायोमोलिक्यूल से भी कितने सवाल पूछे जाते हैं, तो बायोमोलिक्यूल से भी 7 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं। देख रहे हो 7 मार्क्स का वेटेज है, अच्छा खासा वेटेज है ये, है ना। 7 मार्क्स के सवाल आते हैं बायोमोलिक्यूल्स से। बायोमोलिक्यूल्स को आपको हल्के में नहीं लेना है, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। और ये आपका टोटल हो जाता है कितने नंबर का, 70 नंबर का। और केमिस्ट्री के बारे में मैं बता दूं कि केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है ना, जिसमें आपने सही तरीके से पढ़ा है तो 70 में आप 70 स्कोर कर सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल 70 में 70 आप स्कोर किया जा सकता है। केमिस्ट्री में काफी ज्यादा स्कोरिंग होती है केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये था क्या, चैप्टर वाइज वेटेज था एग्जाम का। अब देखो क्या है कि अब किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, कितने सेक्शंस होंगे, उन सभी चीजों को देख लेते हैं। तो ये हमारा आ जाता है अब आगे एग्जाम पैटर्न आता है, ठीक है। तो एग्जाम पैटर्न में आप जरा देख लो कि देखो सेक्शन ए होने वाला है, ये सेक्शन बी होने वाला है, ये सेक्शन सी होने वाला है, सेक्शन डी होने वाला है, और ये सेक्शन ई होने वाला है, ठीक है। तो हमारे जो एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जो कि कितने मार्क्स के होने वाले हैं, 1 मार्क्स के होने वाले हैं। वो कितने होने वाले हैं, 16, ठीक है। तो 16 जो होने वाले हैं ना, 16 जो होने वाला है हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन है, ठीक है, 16 मार्क्स आपका एमसीक्यू से आने वाला है, ठीक है। फिर हमारा आता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि कितने मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स का होगा। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको 3 से 4 लाइन में आपको क्या करना है कि आंसर को निपटा देना है। देखो एक चीज समझो, सीबीएसई सब्जेक्टिव एग्जाम होता है हमारा, ठीक है, एमसीक्यू तो 16 ही क्वेश्चन है ना। जहां कहीं भी सब्जेक्टिव आपको लिखना है ना, वहां क्या आपसे अगर एग्जांपल नहीं भी पूछा गया है किसी टॉपिक से रिलेटेड, तो भी आप क्या करो, एग्जांपल लिखो। हो सकता है आपने डेफिनेशन में थोड़ी सी गड़बड़ की है, लेकिन आपने क्या किया है, एग्जांपल वहां पे दिया है, तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ भाई इस बच्चे को ठीक ठाक पता है, तो वो आपकी गलती को भी क्या करता है, नेग्लेक्ट करके पूरे नंबर दे देता है। तो एग्जाम्पल क्या है ना, एग्जाम्पल आपके आंसर को कंप्लीट करता है। तो एग्जाम्पल लिखने की आपको आदत डालनी है, ठीक है। जहां नहीं भी पूछा गया है वहां पर भी आप एग्जाम्पल मेंशन करोगे, भले ही वो 2 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, या 5 नंबर का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल लिखने आना चाहिए आपको, ठीक है। आगे चलते हैं। तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का होता है ये, 3 से 4 लाइन में आपको क्या करना है, इसको फिनिश कर देना है, ठीक है। फिर हमारा क्या आता है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि कितने मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है ना। और इससे कितने क्वेश्चन रहेंगे, 7 क्वेश्चन रहेंगे। अच्छा, इससे टोटल मार्क्स कितना हो गया, ये हमारा हो गया। अच्छा, मैं क्वेश्चन नंबर ही गिनता हूँ फिलहाल, ठीक है। यहाँ से 16 क्वेश्चन और यहाँ से 5 क्वेश्चन, क्योंकि मार्क्स तो हमने ऑलरेडी गिन लिया ना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि होने वाले हमारे 3 मार्क्स के होने वाले हैं, ठीक है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हमारे 3 मार्क्स के होने वाले हैं। इसको भी आप वही 3 से 4 लाइन, 5 लाइन मैक्सिमम, उससे ज्यादा आप दूर नहीं जाओगे, ठीक है। उसमें भी लिखना है, और एग्जाम्पल की जहां जरूरत है आप एग्जाम्पल लिखोगे ही लिखोगे, ठीक है। तो इसके कितने सवाल रहने वाले हैं, 7 सवाल रहने वाले, 7 क्वेश्चन रहने वाले हैं,
ठीक है, 3 मार्क्स के। उसके बाद देखिए थोड़ा सा आपके लिए एक सीबीएसई वालों ने ट्विस्ट दिया है, ठीक है, थोड़ा सा इन्होंने क्या किया है, ट्विस्ट दिया है। क्या पूछते हैं ये, अब ये केस बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। क्या पूछते हैं? केस बेस्ड क्वेश्चन। मतलब आपको क्या करेंगे, एक केस दे देंगे कि हाँ भाई ये चीजें ऐसी है, अब इसके आधार पे आप क्या करो, मुझे इन आंसरों इन क्वेश्चंस का क्या दो, जवाब दो। केस बेस्ड क्वेश्चन बीच में गायब हो गया था, ठीक है ना, 2016 के बाद से 20 22 20 21 तक ये गायब था, उसके बाद फिर इन्होंने फिर से इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो 2 केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इसको देख के घबराना नहीं है, डरना नहीं है, जो आपने पढ़ा है उसी के आधार पे आपको केस बेस्ड देंगे, ठीक है। किसी रिएक्शन के बारे में दे दिया, किसी और चीज के बारे में दे दिया, और फिर आपसे बोल दिया कि हाँ भाई ये अगर हो रहा है तो इसके ये रीजन है, आप इसको क्या करो, जस्टिफाई करो या एक्सप्लेन करो, ठीक है। जब हम साथ में यहाँ पे पढ़ेंगे तो मैं आपको ये सारी चीजें कराऊंगा, ठीक है। इस वीडियो में मैं लेक्चर ये लेकर आया हूँ, पैटर्न लेकर आया हूँ, अगले लेक्चर में मैं आपसे क्वेश्चन या पीवाईक्यूज वगैरह करवाऊंगा इसके। यहाँ पे देखिए फिर हमारा क्या होता है, फिर हमारा है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि 3 क्वेश्चन इसके रहेंगे, है ना, और ये 5 मार्क्स का होगा, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। 3 क्वेश्चन 15 मार्क्स मायने रखता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो ये हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, ये सेक्शन ई का हो जाएगा। तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए यहाँ पे, 7 हो गया था हमारे 3 मार्क्स का, तो क्वेश्चन यहाँ पे हो गए, और यहाँ पर हमारे हो गए 3 क्वेश्चन। तो आप इन सबको ऐड करोगे तो टोटल आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, वो कितने क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, 33 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं टोटल में, ठीक है ना, 33 क्वेश्चन इन टोटल, ठीक है। टोटल आपसे इतने सवाल पूछे जाने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो आपको प्रिपेयर इतने ही सवालों के लिए करना है पूरे सिलेबस को, ठीक है। अच्छे तरीके से पढ़ोगे, कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखोगे, तो क्वेश्चन तुमसे बनना ही बनना है। बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन केमिस्ट्री में पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है। अब देखो क्या है कि कंसेप्ट की बात मैंने की, कंसेप्चुअल क्लैरिटी की बात की, जो ये एमसीक्यू भी पूछते हैं ना, आइए मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जरा देखो इसे। देखिए एक सैंपल क्वेश्चन है, ठीक है, एमसीक्यू का, एमसीक्यू का सवाल है। एमसीक्यू में भी अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं जिसमें आपको क्या रहे, कंसेप्चुअल क्लैरिटी रहे, जिसके बारे में आपको कंसेप्ट पता हो, ठीक है, वैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारा, आइए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट, ठीक है, डाइपोल मोमेंट से सवाल है आपका। और आपको यहाँ पे क्या है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। कौन कौन सा ऑप्शन है, CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3I, ठीक है। 4 ऑप्शन यहाँ पे आपको दिए गए हैं, और आपसे पूछा है कि किसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, हाईएस्ट होगा। तो डाइपोल मोमेंट समझने के लिए तो सबसे पहले आपको जो चीज पता होनी चाहिए, वो क्या पता होनी चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता होनी चाहिए आपको। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दरअसल होती क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, टेंडेंसी है किसी इलेक्ट्रॉन की, माफ करना, किसी एटम की शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझो, HCl हमने ले लिया है, क्या लिया है हमने, HCl हमने ले लिया है। अब HCl में देखिए कि क्लोरीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया है, और दोनों ने क्या किया है, मिलकर कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है। अब ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन है, ये कहाँ होने चाहिए थे, ये बीच में होने चाहिए थे, ठीक है। लेकिन क्लोरीन क्या है ना, थोड़ा सा वो है, वो बुली करता है हाइड्रोजन को, ठीक है। ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये क्या करता है कि ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाला हाइड्रोजन का, इसे भी क्या करता है कि खींचता है, बोलता है नहीं भाई ये वाला इलेक्ट्रॉन भी तुम क्या करो, मुझे दो, और खींच के अपनी ओर ले आता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है ज्यादा किधर, क्लोरीन की ओर, और हाइड्रोजन से दूर। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी जाएगा तो उस पर एक माइनस चार्ज आएगा, लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन तो पूरी तरीके से नहीं गया ना, ठीक है, पार्शियली गया है, तो इस पे जो चार्ज आता है पार्शियल चार्ज आता है, जिसे हम बोलते हैं डेल माइनस, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन इससे दूर गया है, और कहीं से भी इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस पर कौन सा चार्ज आता है, प्लस चार्ज आता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, डेल प्लस, ठीक बात है। तो ये जो कपल बना ना चार्जेस का, चार्जेस का जो कपल बना, जो जोड़ा बना, इसी कपल को, इसी जोड़े को हम क्या बोलते हैं, डाइपोल, और जिसको ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। और इस डाइपोल मोमेंट को कैसे दिखाते हैं, म्यू से, ठीक। अब क्या इस डाइपोल मोमेंट का कोई फॉर्मूला है, तो हाँ भाई है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, टोटल चार्ज इनटू डिस्टेंस। डिस्टेंस किसका, इन दोनों एटम्स के बीच में जो डिस्टेंस है, जिसको कि बॉन्ड लेंथ बोलते हैं, वो भी वही होता है हमारा क्या, डी। बहुत बहुत किताबों में इसको आर से भी दिखाया जाता है, क्यू से दिखाओ, डी से, आर से दिखाओ, डी से दिखाओ, बात देखिए। अब यहाँ पे देखो, अब आप तुम देखोगे, तुम्हें पता है शायद, ऑर्डर पता होगा आपको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आपको ऑर्डर पता होगा एलिमेंट्स का, ठीक है। आपने शायद याद किया होगा कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, फ्लोरीन होता है, फिर ऑक्सीजन होता है, फिर नाइट्रोजन होता है, ठीक है। लेकिन इस आधार पे देखोगे, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन देखोगे तो सबसे ज्यादा तुम्हारा फ्लोरीन है, फिर हमारा क्लोरीन है, फिर हमारा ब्रोमीन है, फिर हमारा आयोडीन है। इन दोनों की तो बात ही मत करो ना, कंपैरिजन तो इन दोनों में है। इन दोनों को मैं क्या करूंगा, इन दोनों को तो मैं पहले ही काट दूंगा ना भाई, इन दोनों को तो मैं पहले ही हटा दूंगा, ठीक है। अब देखो ये क्या है, अब क्या है ना दोस्तों, कि ये ऑर्डर तो आपको याद है, ठीक बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप समझ गए। अब बोलोगे सर यहाँ पे तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो सबसे ज्यादा चार्ज तो यही डेवलप करेगा ना, तो मैं मार देता हूँ CH3F। और जैसे ही आप CH3F को टिक करोगे, आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि भाई हमें क्या चेक करना है, हमें डी भी तो चेक करना है, ठीक है, डिस्टेंस भी तो चेक करना है, बॉन्ड लेंथ भी तो चेक करना है। आपने पढ़ा था क्लास 11th में, पीरियोडिसिटी वाला चैप्टर पढ़े थे ना, तो आपको पता है कि फ्लोरीन का साइज क्या होता है, छोटा होता है, और क्लोरीन का साइज क्या होता है, बड़ा होता है। और जरा देखो यहाँ पे, हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे देखो, मैं यहाँ बनाता हूँ, ये है हमारा CH3F, ठीक है, और ये हमारा है CH3Cl, ठीक। ध्यान दोगे, मान लो कि ये कार्बन का एटम है, ठीक है, ये भी कार्बन का एटम है। फ्लोरीन का जो साइज होता है ना, वो छोटा होता है, तो छोटा होने की वजह से क्या होता है, ये ज्यादा पास रहता है कार्बन के, ठीक है। और क्लोरीन का साइज थोड़ा बड़ा होता है, तो ये कार्बन से क्या होता है, थोड़ा दूर होता है। अब यहाँ पे आप खुद ही देख लो, आप यहाँ पे खुद ही देख लो कि इन दोनों के, इसका बॉन्ड लेंथ बड़ा है या इसका बॉन्ड लेंथ बड़ा है।
ऑब्वियस सी बात है, किसका बॉन्ड लेंथ बड़ा है? क्लोरीन का बॉन्ड लेंथ क्या है? बड़ा है, यानी डी का वैल्यू क्लोरीन के लिए क्या होगा? ज्यादा होगा, और डी का वैल्यू क्लोरीन के लिए ज्यादा है तो म्यू का वैल्यू ऑटोमेटिक क्या आएगा? ज्यादा आएगा, ठीक है। और ज्यादा यानी कि यहाँ चार्ज के ऊपर हम किसको प्रायोरिटी दे रहे हैं? डिस्टेंस को प्रायोरिटी दे रहे हैं, ठीक है ना। चार्ज के ऊपर डिस्टेंस को प्रायोरिटी दे रहे हैं, और इसका जो सही जवाब है वो क्या होगा? CH3Cl, ना कि CH3F, ठीक है। भले ही क्या है, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो चार्ज ज्यादा डेवलप करेगा, लेकिन बॉन्ड लेंथ एक ऐसा फैक्टर है जो कि यहाँ पे काम कर रहा है, जिसकी वजह से सही आंसर क्या होगा? CH3Cl होगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कंसेप्चुअल सवाल आते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। चलिए मैं आपको क्या करता हूँ ना, एक सैंपल पेपर दिखा देता हूँ, सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर है जो सीबीएसई रिलीज करती है, ठीक है। एक बार आप इस क्वेश्चन को देख लो फिर से, ठीक है। हमने देख लिया, हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझा, हमने जाना कि हाँ भाई डायपोल क्या होता है, डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, फिर हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, फिर हमने कंपैरिजन किया चार्ज प्लस डिस्टेंस के आधार पे कि हाँ भाई किसका क्या होगा। अब देखिए क्या है, मैं आपके सामने एक सैंपल पेपर लेकर आया हूँ, ये देखिए ये क्या है, हमारा सैंपल पेपर है, ठीक है। अच्छा एक चीज यहाँ पे आप देख लो कि जो एग्जाम का पैटर्न रहने वाला मैंने बताया है ऑलरेडी आपको कि 4 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई, है ना। 4 सेक्शन ये रहने वाला है। 16 क्वेश्चन, उसके बाद 5 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन, ठीक है। सारे क्वेश्चन क्या होते हैं? कंपलसरी होते हैं, और अंदर में आपको इंटरनल चॉइस भी दी जाती है, ऑप्शन दिया जाता है, और करके जो सवाल आते हैं ना वो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, बस आपको एक बार दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन कैसे कैसे रहते हैं, ठीक है। बस इतना ही करना है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे और पैटर्न को, क्वेश्चन के सैंपल पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए हम चलते हैं नीचे थोड़ा, देखो जरा, ये हमारा क्या आता है? सेक्शन ए आता है, ठीक है। सेक्शन ए, तो सेक्शन ए जो है हमारा, इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। एमसीक्यू क्वेश्चन आप देख पा रहे हो यहाँ पे है, ठीक है। एमसीक्यू क्वेश्चन में मोनोलाइसिस के बारे में पूछा गया है, रिएक्शन से सवाल है, ठीक है। उसके बाद देखिए यही वाला क्वेश्चन मैंने अभी उठाया था, जो जिसकी चर्चा मैंने अभी की, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, ठीक है। तो ये हमारे देखो एमसीक्यू, और एमसीक्यू में ही क्या पूछ दिया गया है? एमसीक्यू में ही पूछ दिया गया है आपका मैच द फॉलोइंग, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक क्वेश्चन बोलकर आपसे 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, देख रहे हो ना इस प्रकार से। तो बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ाई करने की जरूरत है, कंसेप्चुअल लेवल पे पढ़ाई करो। बॉइलिंग पॉइंट से ये सवाल है, आपको पता है कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है, तो उसके आधार पे आपको क्या करना है? डिसीजन लेना है। आगे चलो देख लो। अच्छा एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ, इसमें एक इन्होंने एक और चीज इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। तो है ये असर्शन रीजन, ठीक है। असर्शन का मतलब होता है कि ये क्या करेंगे, आपको एक स्टेटमेंट दे देंगे, उसमें से रीजन दे देंगे, और आपको बताएंगे कि बताओ ये रीजन सही है, वैलिड है या नहीं है, ठीक है। उस आधार पे आपको क्या करना होता है? चेक करना होता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे देख पा रहे हो आप, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सवाल है, इन्होंने एक असर्शन दिया, स्टेटमेंट कहा इन्होंने एक रीजन दिया, और उस आधार पे आपको बताना है कि कौन सही है कौन गलत है, ठीक है। ये सब सवाल जो थे वो जेईई एडवांस में भी पूछे जाते थे या पूछे जाते हैं, असर्शन रीजन के सवाल होते हैं। नीट में भी ये सवाल ऐसा पूछा जाता है, और वो उतना उस लेवल का नहीं पूछा जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, ये तो ऑब्वियस सी बात है, लेकिन पैटर्न ऐसा रहता है, ठीक है। असर्शन और रीजनिंग का ये पैटर्न रहता है कि ये सही है या गलत है, ठीक है। एक नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस पर करेंगे चर्चा। ये देखो, ये हमारा मोलर कंडक्टिविटी का, कंडक्टेंस का सवाल है, जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये यहाँ तक की बात हो गई। तो ये भी आपके लिए एक नया है, ठीक है ना। ये भी जो चीज है ना, आपके लिए एक नई हो सकती है, क्या? असर्शन रीजन, ठीक है ना। ये आपके लिए एक नया हो सकता है, ठीक है। हार्ड नहीं है, मुश्किल नहीं है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, ठीक है। बस जो पैटर्न दिया है उस पर आप क्या करो, काम कर दो। आगे देखो, आगे चलते हैं हम लोग। ये हमारा सेक्शन ये था जिसमें 14 क्वेश्चन हो गया, ये 15 क्वेश्चन और ये 13 क्वेश्चन। 3 सवाल कैसे हैं? असर्शन रीजन क्या है। सेक्शन बी में आ जाओ, वही हमारा 2 मार्क्स का सवाल है, जिसमें मैंने बोला है कि आपसे आपको एग्जांपल जरूर देना है, ठीक है। एग्जांपल जरूर देना है। देखो हेनरी लॉ का क्वेश्चन यहाँ पे किया गया है, ठीक है। हेनरी लॉ से क्वेश्चन है यहाँ पे। आईयूपीएससी नेम भी पूछा जाता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आईयूपीएससी नेम, जैसे आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का पढ़ा है ना, वैसे ही आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का भी आईयूपीएससी नेम पढ़ना होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। सॉल्ट ब्रिज डैनियल सेल से हमारा सवाल है, ये सेक्शन बी था हमारा, और ये सेक्शन सी में हम आ जाते हैं, ठीक है। सेक्शन सी में भी देख लो, 3 नंबर के सवाल होंगे, इसमें भी आपको क्या करना है? एग्जाम्पल को मेंशन करना ही करना है, ठीक है। एग्जाम्पल मेंशन करने से आपके क्वेश्चन को क्या मिलता है? स्ट्रेंथ मिलता है। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28, सेक्शन डी में हम आ गए, केस बेस्ड क्वेश्चन आ गए। देखो इस प्रकार का क्या करेगा, आपको एक केस दे देगा, ठीक है, और इस केस के आधार पे आपको बताना है कि क्वेश्चंस का क्या करना है, आंसर देना है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन से ये सवाल है, ये केमिकल काइनेटिक्स का सवाल है, तो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता है। और फिर आपको क्या करना है, इस केस पे क्या करना है, आपको आंसर देना है, ठीक है ना। होते थे यार पहले भी सवाल, एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जाता था, अभी उन्होंने क्या कर दिया, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भेज ये कर दिया, खत्म कर दिया है। तो उसमें भी इसी प्रकार का कुछ केस रहता था, उससे कुछ कुछ सवाल पूछे जाते थे, तो इसको देखकर आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है। थोड़ा सा नया है, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। ये भी हमारा केस बेस्ड क्वेश्चन ही है, अमाइंस चैप्टर से है ये, ठीक है। ये देख लो आप, सैंपल पेपर ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने निकाला है, ठीक है, सीबीएसई का। और ये हमारा सेक्शन ही, जो कि हमारा क्या है, 5 मार्क्स का सवाल है, ठीक है। ये है ऑस्मोसिस ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कि पहले चैप्टर में पढ़ना है आपको। सबसे भी काफी अच्छे अच्छे सवाल पूछे जाते हैं, हेनरी लॉ से ये सबसे सवाल पूछे जाते हैं। देखो ये है हमारा, ठीक है, ये एक सवाल है सॉल्यूशन चैप्टर से, ऑस्मोटिक प्रेशर सवाल आ गया ना, बोला था मैंने। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आते हैं। और आपको ऑप्शन भी दिया हुआ रहेगा, और करके यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, अगर आपको ये नहीं आता है तो आप क्या करो, ये बनाओ, तो इससे आपकी क्या हो जाएगी, थोड़ी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो ये मोटे तौर पर हमारा क्या है, सिलेबस है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है नहीं,
ठीक है, बस पढ़ते चलो, क्वेश्चन को देखकर डरो मत, केमिस्ट्री आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है केमिस्ट्री। ठीक है, बस आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, सही तरीके से आपका क्या है कि सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो ये इतनी सी बात है ना? और आप क्या हो जाओ, तैयार हो जाओ, ठीक है? अपने अभी से ही तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि जितनी जल्दी तैयारी शुरू करोगे उतना अच्छा होगा तुम्हारे लिए। 10 महीने का समय है मोटा-मोटी आपके पास, ठीक है? अच्छे तरीके से एनसीईआरटी को थॉरली पढ़ो, जो भी बुक अवेलेबल है उससे क्या करो, आप क्वेश्चन बनाओ, सैंपल पेपर उससे 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 क्वेश्चन लगाओ, और यहाँ पे आपको सीबीएसई बोर्ड के लिए इस चैनल पे आपको सीबीएसई बोर्ड के लिए वीडियो आते हुए दिखेंगे, तो आप इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, यहाँ पे भी आप कनेक्ट होकर इस चीज़ों को देख सकते हो। तो आपको क्या है, आपकी तैयारी के लिए ऑल द बेस्ट है, और मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत थैंक यू। ठीक है? मैं आपको फिर मिलूँगा इसी चैनल पे, और अलग-अलग टॉपिक्स के साथ, चैप्टर्स के साथ, टॉपिक डिस्कशन के साथ, है ना? और क्वेश्चंस के साथ, किसके? केमिस्ट्री के। बेस्ट ऑफ लक।